साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मधुशाला तथागत भाई रविंद्र चौहान में संपूर्ण हिंदी साहित्य शिक्षण केंद्र में यानी ऑनलाइन कोचिंग में स्वागत अभिनंदन है आप सभी का। आप सभी विद्यार्थियों के लिए जैसा कि मैं जो हिंदी साहित्य इतिहास का जो विषय इस समय मैं चला रहा हूँ, उसमें जो हमारा प्रकरण चल रहा है उसमें हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा के प्रमुख जो लेखक जिनके बारे में पूछता है वो चला रहा हूँ। लगभग जितने जो बहुत ही जिनके बारे में बहुत ज़्यादा गहराई से पूछता है, उनके बारे में हमने विस्तार से पढ़ा दिया है और आज की कड़ी में हमने प्रसंग में लिया है ऐसे कुछ फुटकर कवि साहित्य इतिहासकार जिनकी जो प्रसिद्ध किताब है, मूल रूप से 1-2 किताबें हैं जिनके बारे में पूछता है। उन्होंने तो लिखा तो बहुत कुछ है, लेकिन 1-2 किताबें हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रखती हैं इस क्षेत्र में, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा में। तो उन किताबों के बारे में आइए मैं इसके पहले मैंने भाग 1 में डाल दिया है, भाग 2 में मैं इसलिए बना रहा हूँ, उसमें कुछ संशोधन करके, संशोधित रूप भाग 2 में हिंदी साहित्य इतिहास के फुटकर जो लेखक रहे हैं, उनकी रचनाएँ जो इक्का-दुक्का रचनाएँ हैं, जिनके बारे में प्रत्येक टीजीटी पीजीटी में अगर कोई मूल प्रश्न के रूप में ना पूछे तो कम से कम एक ऑप्शन में तो ज़रूर रहता है, 4 ऑप्शन में एक तो ज़रूर रहता है, इसलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अ, तो आइए ऐसे तमाम जो हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ और तथा उसके लेखक रहे हैं, उनके बारे में आपको बता दें। सबके बारे में पढ़ाना संभव नहीं है, बहुत ब्रॉड हो जाएगा, आपको ही बोरिंग होगी। तो आइए लिख-लिख के एक-एक करके संशोधित रूप में आप सभी को मैं इसको लिखवा दे रहा हूँ। इसके पहले वीडियो आप पढ़ लीजिएगा, उसका कुछ उसमें जो गलतियाँ होंगी, हमने यहाँ संशोधन कर दिया उसका। गलतियाँ नहीं हैं, कुछ चीज़ें छूट गई हैं। और कुछ थोड़ी बहुत गलती है, बहुत मात्र जिसे नगण्य गलती कहेंगे, छूट गई है, जिसको आप लोग यहाँ सुधार लीजिएगा। तो आइए मैं लिख-लिख करके एक-एक करके एक-एक चीज़ बता दे रहा हूँ। आज के जो उस दिन छूट गई थी कुछ चीज़ें बताना आपको मैं चाहता, लेकिन मेरे पास मैटर नहीं था, तो आज हमने उसको तैयार कर लिया है। एक रचना है अ, जो साहित्य इतिहासकार हैं, वो हैं राम नरेश त्रिपाठी जी। राम नरेश त्रिपाठी। राम नरेश त्रिपाठी जी की जो लेखन परंपरा में बहुत ही सहयोग करता है यह ग्रंथ इनका, कविता कौमुदी। कविता कौमुदी। तो राम नरेश त्रिपाठी जी का ये ग्रंथ कविता कौमुदी की विशेषता ये है कि इसमें लगभग 15,000 लोकगीत हैं। हाँ, 15,000 लोकगीत, लोक गीतों का संग्रह है। इसकी विशेषता है कि 15,000 लोकगीतों का संग्रह है। कैमरा तो घुमा दे रहे हैं उधर। 15,000 लोकगीतों का यह संग्रह, ऐसे लोकगीत जो अ, आम व्यक्ति छोटे-छोटे छोटी-छोटी जातियाँ या उससे संबंधित जो आदिवासी रहे हैं या दूर-दराज इलाकों में जो लोग रहते हैं, जिन जहाँ अभी भी भारत की प्राचीन मध्य काल की परंपराएँ जीवित हैं, वो लोग परंपराओं को मानते हैं और ऐसे गीत और कथा, मुहावरा आदि चलता रहता है। उनका संग्रह इन्होंने राम नरेश त्रिपाठी जी ने गलियों-गलियों में इलाकों में जाकर के झुग्गी-झोपड़ियों में गए, वहाँ जो महिलाएँ जो गीत गाती थी या कोई ऐसा लोक कार्यक्रम हुआ करता था उसके बारे में, जिसमें तमाम तरह के लोकगीतों को का प्रयोग या मुहावरों का प्रयोग करते थे, उन सब का संग्रह रामनरेश त्रिपाठी जी ने अपने इस कविता कौमुदी ग्रंथ में किया है। तो कविता कौमुदी की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें लगभग 15,000 लोक गीतों का संग्रह है
और यह लोकगीत हिंदी भाषी क्षेत्रों के से ज़्यादा, इसके अलावा और भी कई भाषाएँ हैं जिनकी लोकगीतों को इन्होंने संग्रह किया। तो जानिए कौन-कौन सी भाषाएँ हैं जिनका इनमें इसमें हिंदी के साथ-साथ उसका भी इनमें इन्होंने इसका अ, संकलन किया है। कविता कौमुदी यह 8 भागों में है, ठीक है? कविता कौमुदी 8 भागों में, पूछता है कि कविता कौमुदी कुल कितने भागों में है? यह कुल 8 भागों में है। भाग 1, भाग 2 करके इस तरह से कुल 8 भागों में है। इसमें हिंदी के साथ-साथ हिंदी हिंदी के जो जनरल लोकगीत, यानी कि सामान्य आम व्यक्ति, एक ग्रामीण व्यक्ति भिखारी से लेते हुए अमीर तक की यहाँ जो भी भारतीय परंपराएँ लोकगीतों के माध्यम से जीवित रहती हैं, उन लोकगीतों को में जो हिंदी भाषी क्षेत्रों के थे उसमें से उसका उ उस उसकी लोकगीतें जो लोकगीत वो ज़्यादा संख्या में हैं। उसके अलावा उन्होंने उर्दू भाषा के भी इसमें पूछता है कि किन-किन भाषाओं का, तो इसमें उर्दू भाषा के भी लोकगीतों का संग्रह है। साथ में बांग्ला भाषा का भी है, बांग्ला भाषा का भी, ठीक है? हिंदी, उर्दू और बांग्ला भाषा का भी संग्रह है। इसके बाद संस्कृत, ठीक है? संस्कृत में जो कविताएँ आदि लोक कविताएँ रही हैं, काव्य आदि रहे हैं, उनको भी, ठीक है? इसमें हिंदी, उर्दू, बांग्ला, संस्कृत की कविताओं का संग्रह, ठीक है? कविता लिखा जाता है, उन्हीं को गीतों के माध्यम सुरों में पिरो दिया जाता है, संगीत के माध्यम से बताया जाता है। तो वही इनकी हिंदी, उर्दू, बांग्ला, संस्कृत की कविताओं का संग्रह है। याद रखिएगा कि राम नरेश त्रिपाठी जी ऐसे महान अ ये रचनाकार हुए हैं, जिन्होंने लोकगीतों का संग्रह किया है। इन्होंने इनका अथक प्रयास से इन्होंने गली-गली, झुग्गी-झोपड़ियों में, दूर-दराज इलाकों में जाकर के जो महिलाएँ गाती थी, प्रोग्राम करती थी, रात-रात भर जाग-जाग कर के, किसी शादी-विवाह हुआ या कोई मुंडन हुआ या कोई बच्चे को प्रथम बार खाना खिलाया जाता है या कोई हल्दी लगती है, उस समय कौन-कौन से गाना गाया जाता है। जब शादी होती तो कौन-सा, जब सिंदूरदान होता है तो कौन-सा गाना गाया जाता है। मृत्यु पर कई लोकगीत गाई जाती है, जब आदमी मर जाता है, तो वहाँ पे लोग ढोल मजीरा बजा कर के तमाम तरह के लोकगीतों को गाते थे। तो वहाँ बैठकर उन्होंने, राम नरेश त्रिपाठी जी ने बैठ-बैठ कर लिख-लिख करके उसी का इन्होंने अपने इस कविता कौमुदी नाम से ग्रंथ में 8 भागों में, कुल 8 भागों में प्रकाशित करवाया। उसमें कौन-कौन से थे? उर्दू भाषा के लोकगीत, हिंदी भाषा के सबसे ज़्यादा लोकगीत इसमें हैं। तो हिंदी भाषा के, उर्दू भाषा के, बांग्ला भाषा के और संस्कृत भाषा। पूछता है इसमें कितनी भाषाओं के लोकगीत संग्रह हैं? तो इसमें 4 भाषाओं के। कौन-कौन सी? हिंदी, उर्दू, बांग्ला और संस्कृत। हिंदी, उर्दू, बांग्ला और संस्कृत। पूछ देगा इसमें से कौन है जो इसमें शामिल नहीं किया गया, उसकी लोकगीत शामिल नहीं, भाषा है जिसकी इसमें लोकगीत शामिल नहीं किया गया। तो इसमें हिंदी, उर्दू, बांग्ला और संस्कृत की कविताओं का संग्रह है, यह कुल 8 भागों में है। इसको मुझे उसमें मैंने विस्तार से नहीं पढ़ाया था, तो यहाँ आप लोग इस कविता कौमुदी के बारे में विस्तार से जान लीजिए। इससे ये प्रश्न बहुत ज़बरदस्त बनता है, याद रखिएगा। ये भाषा का भी जान लीजिए, 4 भाषाओं, कितनी भाषाओं के संग्रह, लोकगीतों का संग्रह, तो 4 भाषाओं का, हिंदी, उर्दू, बांग्ला और संस्कृत। या कितने भागों में? या 8 भागों में है। लगभग 15,000 गीतों का संग्रह है। अब कविता कौमुदी पूछ देगा या काव्य संकलन है, क्या है? यह 15,000 लोक गीतों का संग्रह है, ठीक है? दूसरा प्रमुख रचनाकार हैं हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। किसका है ये? हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। मैं उल्टा लिख दे रहा हूँ, थोड़ा इसको सुधार लीजिए। इधर हमको लेखक के बारे में लिखना है। रचना इधर कर दे रहा हूँ, चलिए। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास।
काला मन में इधर बनाया तो इधर ही लिखना पड़ेगा। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, आधा इतिहास। यह प्रसिद्ध ग्रंथ है, बहुत जबरदस्त ग्रंथ है, जान लीजिए। इसको कितनी बार पूछा जाता है। अब एग्जाम में बैठेंगे तुरंत देखेंगे पहले ही प्रश्न आ गया, या किसी न किसी ऑप्शन में यह रहता है। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास बार बार पूछा, कितनी, तो इसे आप लोग इसमें सुन लीजिए, लिखिए मत, सुनिए, सुनने से ज्यादा फायदा होगा। बार बार हमारा वीडियो देखिए, देखते रहेंगे तो हमारा वीडियो भी चल जाएगी, तो पैसा हमको भी मिल जाएगा। ना तो नहीं कर देखेंगे तो हम भी क्या करेंगे, बंद उन करके पकौड़ा तलना शुरू करेंगे। तो हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसने लिखा है? सुमन राजे ने लिखा है। ठीक है, सुमन राजे के बारे में मैं विस्तार से पढ़ाऊंगा। ठीक है, सुमन राजे जी लखनऊ की रहने वाली थी और ये चौथे तार सप्तक में, जो चौथा तार सप्तक था उसकी, उसमें यह एक अकेली, यही एक महिला है जो कि चौथे तार सप्तक में शामिल की गई है। जो तार सप्तक शुरू किया गया था प्रयोगवाद के काल में, और 80, 85, 90 के दशक तक चलता रहा और आगे भी चलता है। तो वो उसमें चौथे तार सप्तक की यही एक अकेली महिला लेखिका है या कवयित्री है। कौन? सुमन राजे। सुमन राजे का साहित्य इतिहास ग्रंथ कौन सा है? ये है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। अगला ग्रंथ है हिंदी वीर काव्य। तीसरा हिंदी वीर काव्य। हिंदी वीर काव्य, फिर उल्टा मैं देख रहा हूं, मैं गलत लिख ही दिया हूं। ग्रंथ इधर लिखना है। ठीक है, लिखना लिख लीजिए अपने हिसाब से, जो सही हो उसको कर लीजिए। हिंदी वीर काव्य, हिंदी वीर काव्य, यह है टीकम सिंह तोमर का है। टीकम सिंह तोमर का ग्रंथ है। ठीक है, हिंदी वीर काव्य ग्रंथ किसका है पूछता है तो टीकम सिंह तोमर का। जरूरी नहीं कि इनके बारे में यही प्रश्न ग्रंथ के बारे में मूल रूप से प्रश्न बन जाए, लेकिन यह 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन अगर जानते रहेंगे कि टीकम सिंह तोमर ने क्या कौन सा ग्रंथ लिखा है, तो आपको आसानी हो जाएगी, कम से कम एक तो आ रहा है आपको। तो टीकम सिंह तोमर का ग्रंथ कौन सा है? हिंदी वीर काव्य। तोमर साहब, हमें इनके बारे में पढ़ा भी दिया है कि ये कहाँ के, राजस्थान के रहने वाले थे। तो टीकम सिंह तोमर जी का हिंदी वीर काव्य, इसलिए राजस्थान में जानते ही हैं, वीरों की धरती रही है राजस्थान, तो वहाँ अक्सर वीर काव्य ही ज्यादा मिलते हैं। तो टीकम सिंह तोमर का है वीर का। बार बार बोल रहा हूँ इसलिए कि मैं अपनी लंबी वीडियो नहीं बना रहा हूँ, बस इसलिए बोल रहा हूँ कि आप सुनिए, सुनेंगे बार बार तो आपको याद हो जाएगा। टीकम सिंह तोमर का है हिंदी वीर काव्य। हिंदी वीर काव्य किसका है? टीकम सिंह तोमर का। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसका है? यह सुमन राजे का है। अगला ग्रंथ है अगले हमारे राइटर हैं परशुराम चतुर्वेदी जी का ग्रंथ है। परशुराम चतुर्वेदी। परशुराम चतुर्वेदी का ग्रंथ है कौन सा? इनका है उत्तरी भारत की संत परंपरा। इन्होंने उत्तरी भारत की संत परंपरा, उत्तरी भारत की संत परंपरा ग्रंथ किसका है? परशुराम चतुर्वेदी का है। यह बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, कई बार पूछा है। ये ऑप्शंस में आ जाएगा तो ये भी जान जाएंगे कि उत्तरी भारत की संत परंपरा किसका है, तो परशुराम चतुर्वेदी का है। परशुराम चतुर्वेदी ने साहित्य इतिहास ग्रंथ कौन सा लिखा था? तो ये उत्तरी भारत की संत पर। नलिन बिलोचन शर्मा। नलिन नलिन उल्टा हो जाता है बार बार बोलने में, वो नलिन विलोचन शर्मा। नलिन विलोचन, बार बार अगर कई बार रिपीट करेंगे ना लगातार तो भूल ही नहीं पाए। नलिन विलोचन शर्मा, नलिन आ जाएगा, नलिन आ जाएगा, तो नलिन विलोचन शर्मा। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसके बारे में बहुत जब कई बार पूछा है।
साहित्य का इतिहास दर्शन इनका ग्रंथ है। साहित्य का इतिहास दर्शन, साहित्य का इतिहास दर्शन। तो नलिन विलोचन शर्मा जी का प्रसिद्ध साहित्य इतिहास ग्रंथ कौन सा है? साहित्य का इतिहास दर्शन। तो साहित्य का इतिहास दर्शन किसका है वो पूछेगा। तीन दिन में से कौन जो ग्रंथ है जो नलिन विलोचन शर्मा का ग्रंथ है, ऐसे भी बन जाएगा। या चार ऑप्शन में भी दे सकते हैं नलिन विलोचन शर्मा। तो आप जानते रहे कि हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन देखेंगे। साहित्य का इतिहास दर्शन किसका है जानते रहेंगे, नलिन विलोचन शर्मा। तो बाकी तीन को आप आराम से गेस कर लेंगे। तो साहित्य का इतिहास दर्शन किसका? नलिन विलोचन शर्मा जी का ग्रंथ है। उसके बाद अगले अगले हैं नारायण चतुर्वेदी जी। अगले ग्रंथकार हैं नारायण चतुर्वेदी। नारायण चतुर्वेदी जी हैं अगले ग्रंथकार हैं नारायण चतुर्वेदी। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है आधुनिक हिंदी का आदिकाल। आधुनिक हिंदी का आदिकाल। आधुनिक हिंदी का आदिकाल यह प्रसिद्ध ग्रंथ किसका है? नारायण चतुर्वेदी का। आधुनिक हिंदी का आदिकाल, आधुनिक हिंदी का आदिकाल, जिसका प्रकाशन 1973 ईस्वी में हुआ था। 1973 ईस्वी में हुआ था। आधुनिक हिंदी का आदिकाल नारायण चतुर्वेदी जी का प्रसिद्ध ग्रंथ है, जिसका प्रकाशन 1973 ईस्वी में हुआ था। हिंदी आधुनिक हिंदी का आदिकाल प्रसिद्ध ग्रंथ किसका है? नारायण चतुर्वेदी का है। आधुनिक हिंदी का आदिकाल नारायण चतुर्वेदी का ग्रंथ है। अगले हैं मैनेजर पांडे जी। मैनेजर पांडे ठीक है। मैनेजर पांडे जी का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो मैनेजर पांडे जी का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? इनका है साहित्य एवं इतिहास दृष्टि। साहित्य एवं इतिहास दृष्टि। इतिहास दृष्टि, साहित्य एवं इतिहास दृष्टि यह प्रसिद्ध ग्रंथ किसका? मैनेजर पांडे जी का। इसका प्रकाशन हुआ था 1981 ईस्वी में। 1981 ईस्वी। तो 1981 ईस्वी में इस ग्रंथ का प्रकाशन हुआ था। मैनेजर पांडे जी का साहित्य एवं इतिहास दृष्टि। साहित्य एवं इतिहास दृष्टि किसका ग्रंथ है? मैनेजर पांडे का। साहित्य एवं इतिहास दृष्टि किसका ग्रंथ है? मैनेजर पांडे जी का। निम्न में से मैनेजर पांडे जी कौन ग्रंथ है? साहित्य एवं इतिहास दृष्टि। तो साहित्य एवं इतिहास दृष्टि किसका ग्रंथ है? मैनेजर पांडे का। साहित्य एवं इतिहास दृष्टि, ठीक है, मैनेजर पांडे। बार बार सुनिए इसको। मैनेजर पांडे जी का प्रसिद्ध ग्रंथ साहित्य इतिहास ग्रंथ तो साहित्य एवं इतिहास दृष्टि मैनेजर पांडे का। साहित्य एवं इतिहास दृष्टि किसका है? मैनेजर पांडे का। मैनेजर पांडे जी का कौन सा है? साहित्य एवं इतिहास दृष्टि। साहित्य एवं इतिहास दृष्टि का प्रकाशन कब हुआ था? 1981 में। यह मैनेजर पांडे जी का प्रसिद्ध ग्रंथ है, साहित्य एवं इतिहास दृष्टि। अगले हमारे इतिहासकार हैं विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी जी। ठीक है। विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी अगला ग्रंथ है। अगले जो साहित्यकार हैं वो हैं एक बहुत ही एक प्रश्न जबरदस्त बनता है कि जिसमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है। एक है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी, एक है विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी जी। तो दोनों लोगों ने हिंदी साहित्य के इतिहास का जो ऐतिहासिक ग्रंथ है, दोनों लोगों ने लिखा है। एक ने एक विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने और एक विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी। तो जब भी आता है तो जो चार ऑप्शन होते हैं उनमें दोनों लोग होते हैं। तो आप तो पढ़े तो होते ही हैं विश्वनाथ प्रसाद। लेकिन जब विश्वनाथ प्रसाद मिश्र एक जगह देखते हैं या तो फिर त्रिपाठी देखते हैं या तो फिर ध्यान ही नहीं देते हैं। आपने पहले ही ऑप्शन में देखा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र मार दिया, जबकि वास्तव में वो विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी का ग्रंथ है। या हो सकता है विश्वनाथ त्रिपाठी को देखा उसी को मार दिया, आपको आपको मारना था विश्वनाथ प्रसाद
मिश्र का। कन्फ्यूजन में इस तरह के कई कई बार ऐसे गलतियाँ हुई हैं बहुत से स्टूडेंट की, जो कि फेल हो गए इसी कारण। एक प्रश्न उनका कम हो गया, यानी कि विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी या विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो दोनों लोगों की किताबों के बारे में अंतर है, और दोनों लोगों को अलग-अलग आप समझिएगा, और जब भी एग्ज़ाम देने जाइएगा, तो चारों ऑप्शन में प्रत्येक जो राइटर होंगे, उनका पूरा नाम पढ़िएगा, और जो प्रश्न है, उस प्रश्न को भी पूरा पढ़िएगा। क्योंकि जो प्रश्न आप हल करते हैं, हम हल करते हैं, फटाक से देखते हैं कि ये भारत की राजधानी कहाँ नहीं है, लेकिन समझ लेते हैं कहाँ है। अब कहाँ, अब आपने पूरा पढ़ा नहीं, कहाँ है कि नहीं, अब घुमाने वाले ने घुमा दिया है बनाने वाले ने, तो कहाँ है, कहाँ नहीं के चक्कर में कहीं आपने दिल्ली मार दिया, पूछ कर जबकि कहा है कि दिल्ली नहीं है। तो इस तरह से घुमाने वाले प्रश्न 1, 2, 4 प्रश्न डाले जाते हैं, जिनमें शब्दों का जाल बुना जाता है। तो शब्द जाल में कभी फँसिएगा मत। इसी तरह से विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के बारे में भी जब भी प्रश्न बनता है, तो उसमें शब्द जाल बुना जाता है। तो इस शब्द जाल में आप फँसिएगा नहीं। विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी जी का कौन-सा ग्रंथ है और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी का कौन-सा ग्रंथ है, आइए दोनों लोगों को मैं एक ही जगह अलग-अलग बता दे रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी के बारे में बताऊँगा। विश्वनाथ विश्वनाथ प्रसाद, जो चीज़ एक बार गलत हो गया, गलत तय होता जाता है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ठीक है? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी का जो ग्रंथ है, वह है हिंदी साहित्य का अतीत। हिंदी साहित्य का अतीत, हिंदी साहित्य का हिंदी साहित्य का अतीत, हिंदी साहित्य का अतीत ग्रंथ किसका है? यह विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है। तो हिंदी साहित्य का अतीत मिश्र, अतीत याद रखिएगा, ये जो अतीत जब भी पूछेगा, इस अतीत को मिश्रा जी से जोड़िएगा। तो अतीत और मिश्र याद रखिए, यहीं पर खोपड़ी में बैठा लीजिए। हिंदी साहित्य का अतीत जो ग्रंथ है वो मिश्र का है। तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का कौन सा ग्रंथ है? हिंदी साहित्य का अतीत। उसके बाद है हिंदी विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी जी का एक ग्रंथ है, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास। ठीक है? तो विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी, विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी, इनके बारे में मैं विस्तार से भी आप लोगों को अगली वीडियो में बता दूंगा। इनकी रचनाओं के बारे में, इनकी विशेषताओं के बारे में, इनसे जो प्रश्न बनते हैं उसके बारे में, इनकी व्यक्तिगत जीवन के बारे में, तमाम तरह के जो अवार्ड्स वगैरह इनको दिए गए हैं उनके बारे में मैं इनके लिए अलग से वीडियो मैं बना दूंगा। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी का भी, विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी जी का। तो विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी जी का हिंदी साहित्य का अतीत है। उसके बाद विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी का कौन सा ग्रंथ है, ये जान लीजिए। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी का कौन सा है? हिंदी साहित्य का अतीत। और विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी जी का कौन सा ग्रंथ है? हिंदी साहित्य का सरल इतिहास। हिंदी साहित्य का हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, साहित्य का सरल इतिहास, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास। कैमरा मैं थोड़ा आगे कर दे रहा हूं, आ गया। हिंदी साहित्य का सरल इतिहास किसका है? विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी का है। तो अब हिंदी साहित्य का सरल इतिहास दे देगा, अब इसमें इसमें विश्वनाथ प्रसाद डाल देगा। इसमें एक जगह मिश्र होंगे, एक त्रिपाठी होंगे, तो इसी में कन्फ्यूजन हो जाएगा। हो सकता है कि आप त्रिपाठी जी का मिश्रा जी मार दें, या मिश्रा जी के त्रिपाठी मार दें। तो अतीत तो है ही है, हिंदी साहित्य का अतीत तो विश्वनाथ प्रसाद जी का है ही है, लेकिन मिश्र जी का है कि त्रिपाठी जी का है, कन्फ्यूजन हो जाएगा, याद रखिएगा। तो हिंदी साहित्य का अतीत किसका है? ये मिश्रा जी का है। और विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी का ग्रंथ है हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, किसका है? विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी का है। तो दोनों लोगों को हमने एक ही जगह रख दिया है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का ग्रंथ है हिंदी साहित्य का अतीत, और विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी ग्रंथ है हिंदी साहित्य का सरल इतिहास। तो हिंदी साहित्य का सरल इतिहास किसका है? तो
याद रखिएगा, विश्वनाथ प्रसाद प्रसाद दोनों में कन्फ्यूजन मत होइएगा, त्रिपाठी जी का है। तो जो सरल इतिहास है वो त्रिपाठी जी का है, और अतीत जो है, हिंदी साहित्य का अतीत है, वह मिश्रा जी का है। ठीक है। अगला ग्रंथ है, अगले हमारे जो ग्रंथकार हैं वो हैं डॉक्टर बच्चन सिंह। डॉक्टर बच्चन सिंह। डॉक्टर बच्चन सिंह। तो डॉक्टर बच्चन सिंह का ग्रंथ ये एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसके बारे में पिछली बार जो एग्जाम हुआ था टीजीटी पीएचडी का, उसमें बहुत सारे स्टेटमेंट बच्चन सिंह जी से की किताब से ही आया था। आप लोग डॉक्टर बच्चन सिंह जी की किताब पढ़िएगा। मैं भी उसको, उसमें जो इम्पोर्टेंट है बना करके बना लिया हूँ। सिलेबस हमारा तैयार है। मैं धीरे धीरे बच्चन सिंह जी, रामचंद्र शुक्ल जी और डॉक्टर नागेंद्र जी तथा सुमन राजे की किताब को मिला जुला करके, और साथ में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के भी, राम कुमार वर्मा जी का भी हमने शामिल किया है। तो बनाया हमने, सबकी किताबों को पढ़ पढ़ के हमने एक सिलेबस तैयार कर दिया, कि ताकि ये ना हो कि राम कुमार वर्मा जी ने अपभ्रंश पर क्या स्टेटमेंट दिया तो छूट जाए, नहीं छूटेगा। तो डॉक्टर बच्चन सिंह जी की किताब है, बहुत ही प्रसिद्ध किताब है, आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो आप लोग किताब खरीद कर इनकी किताब जरूर खरीद लीजिएगा, बच्चन सिंह जी की। इससे बहुत ज्यादा प्रश्न बनता है। इनकी किताब, इनका जो साहित्य इतिहास ग्रंथ कौन सा है? हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। हिंदी हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। दूसरा इतिहास। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसका है? डॉक्टर बच्चन सिंह जी का है। आप रामचंद्र शुक्ल जी के हिंदी साहित्य का इतिहास, और नागेंद्र जी और डॉक्टर हरदयाल जी की जो किताब है, और हिंदी साहित्य का इतिहास तथा हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, ये तीनों किताब जरूर खरीद लीजिएगा, क्योंकि इन तीनों किताबों से ही प्रश्न, बहुत ज्यादा प्रश्न बनते हैं। तो डॉक्टर बच्चन सिंह जी की किताब है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास का प्रकाशन कब हुआ था? 1996 ईस्वी में। 1996 ईस्वी में हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास जो ग्रंथ है, इसका प्रकाशन हुआ था। तो डॉक्टर बच्चन सिंह जी का प्रसिद्ध ग्रंथ है, इसे पढ़ भी लीजिए और खरीद भी लीजिए। मेरे कहने से एक बार पढ़िए जाए जरूर खरीद करके। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह जी का है। अब इतना रोक करके मैं मिटा करके ऊपर से फिर से लिखूंगा। अगले ग्रंथकार हैं कौन से, आप लोग कर लीजिएगा। मैं वीडियो रोकने जा रहा हूँ, वीडियो रोक करके लिख लीजिए। अगले ग्रंथकार हैं एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास। एक ग्रंथ है हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास। हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास। याद रखिएगा, इसके बारे में कई बार पूछा है। थोड़ा सा ये बहुत टेढ़ा प्रश्न है। टेढ़ा का मतलब ये हुआ कि यह किसी के द्वारा नहीं लिखा गया है, बल्कि किसी व्यक्तिगत व्यक्ति के द्वारा नहीं लिखा गया है। हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास यह एक यूनिवर्सिटी है, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय वर्धा, ठीक है, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय वर्धा यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय। ठीक है, तो यह वर्धा विश्वविद्यालय जो महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय वर्धा ने इसे हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास को प्रकाशित करवाया था। तो इसके प्रकाशक कौन है? तो ऑप्शन में दे देगा, 3 व्यक्तियों का नाम दे देगा हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास में, सुमन राजे आदि किसी का दे देगा, और एक ऑप्शन इनको दे देगा कि महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय वर्धा विश्वविद्यालय। तो इसका प्रकाशन किसने करवाया था? तो याद रखिएगा किसने लिखा था। तो वर्धा यूनिवर्सिटी के जो कर्मचारी हैं, वहाँ के हिंदी विभाग के, उन्होंने तैयार किया था इसे। महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय, ठीक है, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय वर्धा विश्वविद्यालय द्वारा हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास ग्रंथ को प्रकाशन करवाया गया था। इसका प्रकाशन सन 2004 में हुआ था।
2004 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। ये पूछता है कि हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास कितने भागों में है, तो यह कुल 4 खंडों में प्रकाशित हुआ था। 4 खंडों में, ठीक है। तो हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास अंतर्राष्ट्रीय वर्धा यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय वर्धा यूनिवर्सिटी द्वारा प्रकाशित करवाया गया था। यह कुल 4 खंडों में 2004 में प्रकाशित हुआ था। हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास याद रखिएगा। तो यह 3 ऑप्शन में दे देगा कि किसी लेखक का नाम, चौथा में महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय दे देगा। तो याद रखिएगा यह महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित करवाया गया था। अगला है अगले जो साहित्यकार है वो है नीरजा माधव। दूसरे नंबर पे नीरजा माधव, सीरियल लगा लीजिएगा सही से अपना, नीरजा माधव। मैं अपनी सुविधा के लिए ऐसा कर लिया हूँ, 1 2 3 4 करके आप कर लीजिएगा। तो नीरजा माधव, नीरजा माधव जी बहुत ये नाम बहुत कम प्रचलित है, ठीक है। लेकिन इस तरह का प्रश्न इनका बन सकता है, बहुत जबरदस्त बनता है इनके बारे में भी। कई बार इनका जो ग्रंथ है साहित्य इतिहास का कई बार पूछा है। तो इनका ग्रंथ है हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास। इनका ग्रंथ है नीरजा माधव का कौन सा है? हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास। ओझल नारी इतिहास, हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास किसका ग्रंथ है? तो यह नीरजा माधव का, कई बार पूछा है, याद रखिए। हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास किसका ग्रंथ है? यह नीरजा माधव का ग्रंथ है। नीरजा माधव ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास, ठीक है। नीरजा नारी, या नीरजा से नारी मिला लीजिएगा तो याद आ जाएगा। तो हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास नीरजा माधव ने लिखा था। इसका प्रकाशन सन 2012 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। 2012 ईस्वी में यह प्रकाशित हुआ था। हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास नीरजा माधव का ग्रंथ है। अगले ग्रंथकार हैं उदय नारायण तिवारी जी। उदय नारायण उदय नारायण तिवारी जी। उदय नारायण तिवारी का जो प्रसिद्ध ग्रंथ है वह है हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। इन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा है? हिंदी भाषा का उद्भव, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, उद्भव और विकास। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास ग्रंथ किसका है? यह उदय नारायण तिवारी जी का प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसके बारे में पूछता है। तो हिंदी भाषा का उद्भव और विकास किसका है? उदय नारायण तिवारी का है। इसके बाद है डॉक्टर भागीरथ मिश्रा जी हैं। डॉक्टर भागीरथ मिश्रा जी ने भी ग्रंथ लिखा है। भागीरथ मिश्रा जी। तो डॉक्टर भागीरथ मिश्रा ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? उन्होंने लिखा है हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास। हिंदी काव्य शास्त्र का, काव्य शास्त्र लिखिए कम, सुनिए ज्यादा, सुनेंगे तो याद आ जाएगा। हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास किसने लिखा है? तो यह लिखा है डॉक्टर भागीरथ मिश्रा ने। डॉक्टर भागीरथ मिश्रा ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास। हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास किसने लिखा है? भागीरथ मिश्रा ने लिखा है। तो भागीरथ मिश्रा जी ने निम्नोक्त में से कौन सा ग्रंथ लिखा है? तो हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास। यह डॉक्टर भागीरथ मिश्रा जी का है। डॉक्टर भागीरथ मिश्रा का ग्रंथ कौन सा है? हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास, ठीक है। हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास किसका ग्रंथ है? डॉक्टर भागीरथ मिश्रा का है। मैं अपनी वीडियो लंबी नहीं बना रहा बल्कि आपको याद करवा रहा हूँ, याद कर लीजिए, सुनिए आंख बंद करके। हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास किसने लिखा है? तो डॉक्टर भागीरथ मिश्रा ने लिखा। डॉक्टर भागीरथ मिश्रा ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास। उसके बाद अगले ग्रंथकार है मोतीलाल मिनारिया जी हैं। इनके बारे में हमने वीडियो विस्तार से बना दिया पीछे, और इनका जो प्रसिद्ध ग्रंथ है उसको भी यहाँ भी डाल दे रहा हूँ ताकि रिपीट हो जाए। मोतीलाल मिनारिया, ये राजस्थान के खोज करता रहे हैं, ठीक है। मोतीलाल मिनारिया, तो मोतीलाल मिनारिया ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? राजस्थानी भाषा और साहित्य। राजस्थानी
भाषा और साहित्य, भाषा और साहित्य। तो राजस्थानी भाषा और साहित्य किसका है? मोतीलाल मिनारिया जी का प्रसिद्ध ग्रंथ है। तो इसे मिटाने जा रहा हूँ, रोक कर ये वीडियो लिख लीजिए अगले ग्रंथकार कौन कौन से हैं, ठीक है, बताने जा रहा हूँ। तो अभी मोतीलाल मिनारिया जी को पढ़ा है आपने। मोतीलाल मिनारिया जी कौन सा ग्रंथ था? राजस्थानी भाषा और साहित्य। अगले ग्रंथकार हैं प्रभु दयाल मीतल। प्रभु प्रभु दयाल मीतल, इनका भी प्रसिद्ध ग्रंथ है, ठीक है, प्रभु दयाल मीतल। तो प्रभु दयाल, फिर से यहाँ एक कर ले रहा हूँ, आप लोग सुधार लीजिएगा अपना। तो प्रभु दयाल मीतल जी का जो प्रसिद्ध ग्रंथ है, कई बार पूछा है, चैतन्य मत और ब्रज साहित्य। इनका ग्रंथ है चैतन्य मत, चैतन्य मत और ब्रज साहित्य, ब्रज साहित्य, चैतन्य मत और ब्रज साहित्य। चैतन्य मत मत और ब्रज साहित्य किसका ग्रंथ है? तो याद रखिएगा आप लोग, प्रभु दयाल मीतल का ग्रंथ है, चैतन्य मत और ब्रज साहित्य। तो चैतन्य मत और ब्रज साहित्य किसका ग्रंथ है? तो चैतन्य मत और ब्रज साहित्य प्रभु दयाल मीतल का ग्रंथ है। प्रभु दयाल मीतल का ग्रंथ कौन सा है? चैतन्य मत और ब्रज साहित्य। चैतन्य मत और ब्रज साहित्य किसका ग्रंथ है? प्रभु दयाल मीतल जी का ग्रंथ है। अगले ग्रंथकार हैं विजयेंद्र स्नातक। विजयेंद्र, अगले ग्रंथकार हैं विजयेंद्र, विजयेंद्र स्नातक। अगले ग्रंथकार कौन है? विजयेंद्र स्नातक। तो विजयेंद्र स्नातक जी का ग्रंथ कौन सा है? राधा वल्लभ संप्रदाय, साहित्य सिद्धांत और साहित्य। राधा वल्लभ संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, ठीक है, राधा वल्लभ संप्रदाय इनका ग्रंथ है। सिद्धांत और साहित्य, राधा वल्लभ संप्रदाय सिद्धांत और साहित्य, ठीक है, राधा वल्लभ संप्रदाय सिद्धांत और साहित्य किसका ग्रंथ है? तो याद रखिएगा, यह ग्रंथ किसका है? राधा वल्लभ और राधा वल्लभ संप्रदाय सिद्धांत और साहित्य किसका? विजेंद्र स्नातक का है। सुनिए, कई बार सुनिए, मैं रिपीट कर रहा हूँ। राधा वल्लभ संप्रदाय सिद्धांत और साहित्य किसका ग्रंथ है? विजेंद्र स्नातक का है। तो विजेंद्र स्नातक जी का कौन सा ग्रंथ है? राधा वल्लभ संप्रदाय और सिद्धांत और साहित्य, इसी में ज्वाइंट में है। तो विजेंद्र स्नातक ने कौन सा ग्रंथ लिखा? राधा वल्लभ संप्रदाय सिद्धांत और साहित्य। तो राधा वल्लभ संप्रदाय सिद्धांत और साहित्य ग्रंथ किसने लिखा है? विजेंद्र स्नातक ने। विजेंद्र स्नातक ने किसने कौन सा ग्रंथ लिखा है? तो राधा वल्लभ संप्रदाय सिद्धांत और साहित्य किसने लिखा है? विजेंद्र स्नातक। विजेंद्र स्नातक का ग्रंथ है राधा वल्लभ संप्रदाय सिद्धांत और साहित्य, ठीक है। तो राधा वल्लभ संप्रदाय सिद्धांत और साहित्य विजेंद्र स्नातक जी का ग्रंथ, प्रसिद्ध ग्रंथ। अगले ग्रंथकार हैं चंद्रकांत बाली, ठीक है, यह तीसरा नंबर का। चंद्रकांत, चंद्रकांत बाली, अगले ग्रंथकार हैं चंद्रकांत बाली। तो चंद्रकांत बाली जी का जो प्रसिद्ध ग्रंथ है कौन सा है? तो चंद्रकांत बाली का ग्रंथ है पंजाबी प्रांतीय हिंदी साहित्य का इतिहास। इनका ग्रंथ है पंजाबी, पंजाबी प्रांतीय पंजाबी, पंजाबी प्रांतीय हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास,
साहित्य का इतिहास। पंजाबी प्रांतीय हिंदी साहित्य का इतिहास किसका ग्रंथ है? यह चंद्रकांत बाली का है। याद रखिएगा, चंद्रकांत बाली ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? पंजाबी प्रांतीय हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ किसका? चंद्रकांत बाली। तो चंद्रकांत बाली जी का प्रमुख ग्रंथ है पंजाबी प्रांतीय हिंदी साहित्य का इतिहास। तो पंजाब प्रांत में जो हिंदी साहित्य का इतिहास रहा है, तो उस पंजाब प्रांत में जो हिंदी साहित्य का इतिहास रहा, उस इतिहास के बारे में चंद्रकांत बाली ने लिखा है। तो चंद्रकांत बाली ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? पंजाबी प्रांतीय हिंदी साहित्य का इतिहास। चंद्रकांत बाली ने लिखा है। किसने लिखा है? चंद्रकांत बाली ने। चंद्रकांत बाली ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? पंजाबी प्रांतीय हिंदी साहित्य का इतिहास। तो पंजाबी प्रांतीय हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ किसने लिखा? चंद्रकांत बाली ने। चंद्रकांत बाली ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? तो पंजाबी प्रांतीय हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, पंजाबी प्रांतीय हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ किसने लिखा? तो चंद्रकांत बाली। चंद्रकांत बाली ने पंजाबी प्रांतीय हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा है। तो पंजाबी प्रांतीय हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा? चंद्रकांत बाली ने लिखा। ठीक है, इसके बाद आइए, ये लगभग हमने सबका बता ही दिया है। इसमें कुछ स्टेटमेंट हैं जिसके बारे में हम आपको बता दे रहे हैं। इसको इसको मिटाने जा रहे हैं। आप लोग रोक करके लिख लीजिए। आपको कथन कुछ है, कुछ इससे संबंधित जो कथन है, ये साहित्य इतिहास से संबंधित, उसके बारे में थोड़ा मैं आप लोगों को विधिवत बता देता हूँ। ये स्टेटमेंट है जिसको कहा था, किसने कहा था बताइए? अगर किसी के दिमाग में हो तो पहले अपने दिमाग में सोच लीजिए, फिर मैं बता देता हूँ। हिंदी साहित्य के प्रथम लेखक गारसा दत्तासी हैं। यह निर्विवाद है। यह किसने कहा है? यह कई बार पूछा है। हिंदी साहित्य इतिहास के प्रथम लेखक गारसा दत्तासी हैं। यह निर्विवाद है। किसने कहा है बताइए? नलिन बिलोचन शर्मा ने कहा। किसने? नलिन बिलोचन। ठीक है, नलिन बिलोचन शर्मा ने कहा है। हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहासकार गारसा दत्तासी हैं। यह निर्विवाद है। तो यह किसने कहा है? नलिन बिलोचन शर्मा ने कहा है। तो याद रखिए, नलिन बिलोचन शर्मा ने कहा। किसका कहा है? हिंदी साहित्य इतिहास के प्रथम लेखक गारसा दत्तासी है। यह निर्विवाद है। अगला इन्होंने स्टेटमेंट दिया है, नलिन बिलोचन शर्मा ने ही दिया है, कि हिंदी के विधेयवादी साहित्य इतिहास के, इन्होंने कहा है कि हिंदी के विधेयवादी इसको लिख लीजिए, ये कई बार पूछा है। हिंदी के विधेयवादी साहित्य इतिहास के आदम, विधेयवादी साहित्योतिहास के आदम, साहित्य इतिहास के आदम प्रवर्तक हिंदी के विधेयवादी साहित्य इतिहास के आदम प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं बल्कि ग्रियर्सन है। शुक्ल जी नहीं बल्कि डॉक्टर ग्रियर्सन है। ठीक है, डॉक्टर ग्रियर्सन है। यह किसने माना है? यह भी नलिन बिलोचन, ठीक है, नलिन बिलोचन शर्मा ने कहा है। ठीक है, नलिन बिलोचन शर्मा ने कहा। तो हिंदी के विधेयवादी साहित्य इतिहास के आदम प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं बल्कि डॉक्टर ग्रियर्सन है। हिंदी के विधेयवादी साहित्य इतिहास के आदम प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं बल्कि ग्रियर्सन है। किसने कहा? यह भी नलिन बिलोचन शर्मा है। एक स्टेटमेंट यह भी है, रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में कहा गया है कि डॉक्टर बच्चन ने कहा है कि जिन लोगों को हिंदी साहित्य का इतिहास केवल डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल का ही हिंदी साहित्य का इतिहास दिखता है, उन लोगों की आंखें खराब हो गई हैं। कुछ इस तरह के उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया है। उनको अपनी आंखों का इलाज करवाना चाहिए। जो लोग यह मानते हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास केवल रामचंद्र शुक्ल का है, तो उनकी आंखें खराब है, उनको अपना आंखों का इलाज कराना चाहिए। ऐसा स्टेटमेंट
डॉक्टर बच्चन सिंह जी ने अपने हिंदी साहित्य के दूसरा इतिहास में दिया है, जिसके बारे में विस्तार से मैं पढ़ाऊँगा। ठीक है? तो दोस्तों यह वीडियो लगभग-लगभग पौने घंटे की तैयार हो गई है। इसके पहले मैंने वीडियो जो बनाया है वो भी लगभग 40 मिनट की है। तो पार्ट 1 थी, ये पार्ट 2, तो वो 2 भागों में हमने ऐसे साहित्य इतिहासकार जो फुटकर साहित्य इतिहासकार रहे हैं, जिनके बारे में आगे कहीं न कहीं हम विस्तार से पढ़ाएँगे। कहीं आलोचक रहे हैं, तो कहीं कुछ रहे हैं, तो इन्होंने उनके पत्र-पत्रिकाओं में भी जगह-जगह आएँगे। तो ऐसे लोगों के बारे में विस्तार से पढ़ाऊँगा, लेकिन इनकी जो ग्रंथ हैं, इनका जो प्रसिद्ध ग्रंथ है, उनके बारे में जो साहित्य इतिहास ग्रंथ है, उसके बारे में बार-बार पूछता रहता है। इसीलिए मैंने इन लोगों को कवर करा दिया है ताकि यहाँ से कोई प्रश्न छूट ना जाए और आप उसका सिलेक्शन रुक जाए। इसलिए हमने इस करीब-करीब पौने घंटे में ये वीडियो तैयार करके पार्ट 2 में डाल रहा हूँ और आप सभी से विनम्र निवेदन कर रहा हूँ कि आप सभी हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें और हमारे हौसलों को अफ़ज़ाई करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में आपको इसी से संबंधित प्रकरण में हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा में ही का कोई नया लेखन लेकर के नया प्रसंग लेकर मैं आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करिएगा।